तो हम तो पढ़ाई चालू करें। यस सर। और मुझे ऐसा लग रहा है अचानक कि आइसोमेरिज्म जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के टाइप देखना चालू किए थे। मैंने चेन आइसोमेरिज्म आपको बता दी थी, जिसको हमने न्यूक्लियर या स्केलेटन आइसोमेरिज्म भी कहा था। रिंग चेन आपको बता दिया था, पोजीशन आपको बता दिया था, और फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ठीक, सारी ट्रिक बता दी थी फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म की, कि कैसे देख करके आप लोग पहचान जाएंगे किसी भी कंपाउंड को, है ना, कि आपस में फंक्शनल आइसोमर्स हैं या नहीं है। अच्छी बात है ना जी। तो आज हम कुछ और ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले ही बता दूं, मैं पहले ही बता देता हूं आप लोगों को कि 11th वाला पार्ट हो गया, बस आइसोमेरिज्म आपकी इतनी हो गई। अब चूंकि हमने साइंस लिया हुआ और 12th भी हमें साइंस से ही देना है, इसलिए आगे की चीजें हमें पढ़ना जरूरी है ना। क्योंकि 12th क्लास में आइसोमेरिज्म कोई टीचर नहीं पढ़ाएगा, इतना टाइम ही नहीं रहता, इतना ज्यादा सिलेबस होता है कि 11th की चीज कोई नहीं पढ़ाता भाई। रिवाइज करवा देंगे आपको, थोड़ा बहुत आउटलाइन बता देंगे, तो आपको यहीं से मेहनत करने जानी पड़ेगी। और हमें पढ़ना है आज मेटामेरिज्म। ठीक, तो पहले हम लोग जरा मेटामेरिज्म के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज मेटामेरिज्म? ठीक, डालिए जरा हेडिंग डालिए सभी लोग, मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म लिखिए, compounds having same molecular formula compounds having same molecular formula, same functional groups, same functional groups, but the alkyl groups attach with functional groups, are different but the alkyl groups attach with functional groups are different। ठीक है, एरो का साइन बना के लिखिए नीचे की लाइन से, shown by the compounds in which general formula have minimum two R, capital R, जनरल फार्मूला हैव मिनिमम 2 R, कैपिटल R। जी, बोर्ड पे देखिए जरा और ध्यान से देखिए, वो सारे के सारे कंपाउंड जिनके जनरल फार्मूले में 2 R आते हैं, जैसे आपने लिखा ईथर ROR, आपने लिखा कीटोन RCOR, ठीक, आपने लिखा एस्टर RCOOR, है ना, सेकेंडरी एमाइन R2NH, टर्शरी एमाइन R3N। तो ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं, प्रिपरेशन आपको करनी है, ठीक, ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं। तो ऐसे सारे के सारे कंपाउंड्स जिनके अंदर कम से कम 2 R आते हों, कैपिटल R आते हों, वो सभी क्या करते हैं, वो सारे के सारे मेटामेरिज्म बताते हैं। अब मेटामेरिज्म है क्या? बहुत सिंपल कंसेप्ट है, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है
चूंकि ये एक आइसोमेरिज्म है, तो आइसोमेरिज्म है तो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम रहना ही चाहिए। ठीक, दूसरी बात, इसमें फंक्शनल ग्रुप भी जो है वो कैसा रहता है, सेम रहता है। सिर्फ जो एल्काइल ग्रुप्स होते हैं वो चेंज होते चले जाते हैं, है ना। ठीक, कल तक डल पाएगी बेटा, अभी समय नहीं मिल पाया, उसको थोड़ा सा कंप्रेस करना पड़ता है। वो क्या 8-8 10-10 जीबी की फाइल बनती है, तो उनको छोटा करके जो है ना 800 MB 900 MB 1 GB पे लाना पड़ता है, टाइम लगता है। तो अभी मिला नहीं इस वीक में मेरे को टाइम, तो मैं डाल दूंगा 1-2 दिन के अंदर, कल तक पक्की कर दूंगा। ठीक है, तो आपके सामने लिखा हुआ है C4H10O। क्वेश्चन सुनिए और समझिए कैसा आएगा। आपके सामने लिखा होगा C4H10O और आपसे बोलेगा गिव ऑल पॉसिबल मेटामर्स ऑफ दिस मॉलिक्यूल। इसके सारे के सारे पॉसिबल मेटामर्स आपको बनाने हैं। कैसे बनाने हैं चलो मैं बताता हूं। सबसे पहले तो हमें पहचानना है कि ये कौन है। तो यदि आप पिछली क्लास में थे, और है ना, यदि आप पिछली क्लास में थे तो आप आसानी से पहचान जाएंगे। जो बच्चे नहीं थे पिछली क्लास में, उनकी हेल्प के लिए मैं यहां पर बता दे रहा हूं कि इसमें जनरल फार्मूला बन रहा है CnH2n+2O। और CnH2n+2O से दो चीजें बन सकती हैं, एक अल्कोहल बन सकता है और एक ईथर बन सकता है। ठीक, इससे अल्कोहल बन सकता है और ईथर बन सकता है, ये मैंने सिखाया था। ठीक, अब अल्कोहल में जो ROH वाले अल्कोहल होते हैं, ROH वाले अल्कोहल वो मेटामेरिज्म शो नहीं कर सकते। ठीक, क्यों? क्योंकि उसकी शर्त ही है कि 2 R होने चाहिए। तो आप चेक करिएगा, जब मैंने आपको अल्कोहल पढ़ाए थे तो एक पढ़ाया था सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल होता है R2CHOH, एक होता है टर्शरी अल्कोहल R3COH। तो शर्त क्या है? शर्त एक से ज्यादा R होने चाहिए, है ना। ठीक, तो सेकेंडरी टर्शरी बता सकते हैं, प्राइमरी नहीं बता सकते। तो ये वाला अल्कोहल नहीं बताएगा, लेकिन ईथर बताएगा। ओके, तो ईथर बनाने का तरीका मैंने बताया था कि एक O लिखो, दोनों तरफ कम से कम एक C लिखो, लिख दिए। अब रिमेनिंग C जो है उनको कहीं भी लिख दो, लेफ्ट या राइट, जैसी आपकी इच्छा हो। ठीक, तो मैंने दोनों तरफ एक C और लगा दिया, हो गया। हाइड्रोजन बैलेंस वैसे जरूरत नहीं होती है, लेकिन मैं कर देता हूं क्योंकि हमें मालूम होना चाहिए ये हाइड्रोजन बैलेंस होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखा तो ये C2H5 वो C2H5 बन गया, यानी डाइइथाइल ईथर बना, डाइइथाइल ईथर। अब मेटामेरिज्म क्या कहती है? मेटामेरिज्म कहती है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रखो, फंक्शनल ग्रुप सेम रखो, सिर्फ इन एल्काइल ग्रुप को चेंज करो। तो इन एल्काइल ग्रुप को चेंज करूं तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं अगला एल्काइल ग्रुप? यस सर। बोलो हाँ। तो ये ऊपर कौन था? ऊपर था डाइइथाइल ईथर, ऊपर था डाइइथाइल ईथर, और नीचे कौन है? नीचे है मिथाइल प्रोपाइल ईथर। तो दो मेटामर बन गए। और बन सकते हो तो आप बता दो, इसको ऐसा लिख दूं क्या? ऐसा लिख दूं, बोलो बन गया? तो सेम हो जाएगा। नहीं, सेम हो जाएगा। अरे ये वही चीज है, ये भी मिथाइल प्रोपाइल ईथर है, ये भी मिथाइल प्रोपाइल ईथर है, तो ऐसी मस्ती नहीं करना है अपने को, है ना। तो एक आध और बन सकता है तो बताओ, नहीं तो खत्म करें। नो सर, नहीं बन सकता सर। पक्का? अच्छा चलो, सभी लोग सहमत है नहीं बन सकता, मैं बना दूं? अच्छा सर, ब्रांचेस लगानी तो सर फिर बन। यस, ये बन सकता है नहीं बन सकता है? यस सर। यस और नो? ठीक, ऊपर देखो, ये है मिथाइल प्रोपाइल ईथर और ये है मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर। ठीक, मैंने आपको पढ़ाया IUPAC की लास्ट क्लास जब थी, जब मैंने आपको टाइप्स ऑफ कार्बन और टाइप्स ऑफ चेन बताए, तो टाइप्स ऑफ कार्बन और टाइप्स ऑफ चेन में मैंने आपको सब बताया, नॉर्मल, आइसो, नियो। देखिए उस वीडियो को आप वापस से जाकर के। तो इसके सेकेंडरी प्रोफाइल भी कह सकते हैं। ठीक, सेकेंडरी प्रोफाइल। तो इसके कितने मेटामर बन रहे हैं? इसके 3 मेटामर बन रहे हैं। ठीक, डाइइथाइल ईथर है, मिथाइल प्रोपाइल है और मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर है। कुछ गुस्सा दिमाग के अंदर? एक और बताता हूं, चलिए बोर्ड पे रहना सब लोग हैं, फिर आप लोग एक करके बताओगे मुझे।
Yes. C5H10O है। अब जो बच्चे नहीं थे लास्ट क्लास में उनकी हेल्प मैं कर देता हूं। CnH2n plus इट इज CnH2nO। Yes, sir. CnH2nO से रुक जाओ मुझे ही बोलने दो। CnH2nO से 5 चीजें बन सकती हैं। CnH2nO से 5 चीजें बन सकती हैं, लेकिन उन 5 चीजों में सबसे ज्यादा फेमस 2 चीजें होती है, एक होता है एल्डिहाइड और एक होता है कीटोन। Yes, sir. ठीक है, इसके अलावा मैंने इनॉल भी बताया होगा, इनॉल के बाद साइक्लोएल्केनॉल बताया होगा, साइक्लोएल्केनॉल के साथ मैंने आपको इपॉक्सी एल्केन बताए होंगे। Yes, sir. लेकिन सबसे फेमस ये 2 कंपाउंड होते हैं। अब Sir. RCHO जो है, RCHO में एक सिंगल R है, और सिंगल R है तो ये मेटामेरिज्म शो नहीं करेगा। लेकिन कीटोन जो है इसमें 2 R है तो ये मेटामेरिज्म शो करेगा। ओके, तो बनाने का तरीका क्या रहेगा, यहां देखिए हमारे पास टोटल 5 कार्बन है, बोर्ड पर रहना सभी लोग। तो 5 कार्बन हैं, तो ये बना दिए। यहां पर मान लीजिए मैंने CO लगा दिया। यदि मैं हाइड्रोजन बैलेंस करूं तो मुझे समझ में आएगा यहां CH3 बन रहा है और यहां पे C3H7, यहां पे C3H7, ये CH3, तो ये बन गया मिथाइल प्रोपाइल कीटोन। ठीक है, आप पेज पलटा लो जिन बच्चों को नहीं आ रहा है, और पेज पलटा करके कीटोन की नेमिंग पे पहुंच जाओ, है ना, तो वहां पे पता पड़ेगा डाई एल्काइल कीटोन या एल्काइल एल्काइल कीटोन। तो डाई एल्काइल कीटोन या एल्काइल एल्काइल कीटोन होता है तो मिथाइल प्रोपाइल कीटोन हो गया। अब इसको आप चाहो तो ऐसा लिख लो, ऐसा लिख लो, चलो खुश है ना। तो ये पहला हो गया। और क्या बन सकता है, तो नेचुरल बात है मैं इसको ऐसा कर लूं, है ना, तो ऐसा कर लूंगा तो भी तो बन सकता है। ये क्या बन गया, डाईइथाइल कीटोन, बना डाईइथाइल कीटोन, कोई दिक्कत, ठीक। और बिल्कुल जैसे ये ईथर का बना था वैसे इसका एक और बन सकता है यदि आप सोचें तो। Yes, sir. ऐसा, Yes, sir. ठीक, ये मिथाइल, ये आइसोप्रोपाइल और ये कीटोन। तो मिथाइल आइसोप्रोपाइल कीटोन, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल लोड लेने की जरूरत नहीं है, एकदम सिंपल कंसेप्ट है। ठीक, फंक्शनल ग्रुप सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम रहेगा ही, सिर्फ जो एल्काइल ग्रुप उससे जुड़ रहे हैं फंक्शनल ग्रुप से वो अलग अलग हो रहे हैं, है ना। कभी दोनों इथाइल हो रहे हैं, कभी मिथाइल प्रोपाइल हो रहे हैं, कभी मिथाइल आइसोप्रोपाइल हो रहे हैं। क्लियर है बात, तो इन्हें नोट कीजिए। और एक फार्मूला मैं आपको दे रहा हूं, इसके आप मैक्सिमम पॉसिबल मेटामर मुझे बना के बताने वाले हैं, ठीक है। मान लीजिए मैं आपको दे देता हूं C6H12O2, हेल्प कर दे रहा हूं थोड़ी सी। ये CnH2nO2 है, और CnH2nO2 से 2 चीजें बनती हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर, ठीक। कार्बोक्सिलिक एसिड का फार्मूला होता है RCOOH और एस्टर का फार्मूला होता है RCOOR। तो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है RCOH, एस्टर होता है RCOR। तो RCOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड मेटामेरिज्म शो नहीं करेगा, तो कौन शो करेंगे, एस्टर्स, है ना। तो इसके मैक्सिमम पॉसिबल एस्टर्स बना के बताइए मुझे कितने बनेंगे, मैक्सिमम पॉसिबल, थोड़ा जल्दी। और पहले इसको नोट करिए, अब जिसको डाउट है वो बोलिए, पहले इसको नोट कर लीजिए, चलिए बताइए क्या डाउट है। साइक्लोएल्केन के मेटामर्स कैसे होंगे, साइक्लोएल्केन के बताओ, कोई एक साइक्लोएल्केन बोलो पहले। साइक्लोएल्केन के मेटामर कैसे हो पाएंगे बेटा, उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप भी नहीं है पहली बात तो, है ना, और कहां पे आप एल्काइल ग्रुप जोड़ोगे, साइक्लोएल्केन के नहीं बनेंगे मेटामर। कीजिए, नोट कीजिए।
सर डन। उसके बन गए मैक्सिमम पॉसिबल C6H12O2 के। सर मेटामर्स ही बोले थे ना आपने? हाँ हाँ मेटामर्स बोले भैया, मेटा। कितने बने टोटल? सर 4 बन रहे हैं मेरे। 4 बन रहा है, मैक्सिमम 4। गुड, ठीक है। और भी योद्धा हैं जरा मैदान में, उनके देख लेते हैं कितने बन रहे हैं। जी बाकी बच्चे कुछ बोलना चाहेंगे? 6 हो रहा है। 6 हो रहे हैं, ठीक है। और कोई? चलिए अब मेरी बारी, ठीक। और मुझे ही बना देना पहले, है ना, बोलना नहीं बीच में। तो एस्टर बनाने हैं, और एस्टर बनाने की मैंने शर्त क्या बताई थी, तरीका क्या बताया था, जो बच्चे नहीं सुन पाए वो सुनिए। मैंने कहा था COO लिखिए, राइट साइड कम से कम एक C लिखिए, ओके। अब बचे हुए C को आप कहीं भी डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। लेफ्ट साइड आप कोई C नहीं भी लिखते हैं तो भी चल जाता है ना। तो यदि मुझे पता पड़ेगा कि लेफ्ट साइड कोई C नहीं भी लिखता हूं तो चल जाता है, तो मेरे तो मजे हो गए। मैं बाकी बचे हुए C यहां लगा देता हूं। लगा दिए, टोटल 6 कार्बन हो रहे हैं, चेक कर लीजिए। 2 ऑक्सीजन हो रहा है, हाइड्रोजन आप लगाएंगे एग्जैक्ट उतने ही आएंगे, है ना। तो एक ये बन गया, ठीक। पेंटिल फॉर्मेट, है ना। एल्किल कार्बोक्सिलेट, एल्काइल कार्बोक्सिलेट इनका नाम होता है, तो ये है पेंटाइल फॉर्मेट। अब मैं नाम नहीं सिखाऊंगा, खूब IUPAC सिखा दिए भाई, है ना। शीट शेयर कर दी, खूब सिखा दिए। दूसरे बैचेस में आज टेस्ट भी हो गया IUPAC का, एक 45 क्वेश्चंस का। आप ही लोग पे चढ़ रहे। इधर देखो अब अगला, ऐसा भी तो कर सकता था, ठीक। ये भी एक है, दोनों अलग अलग है। फिर सर वो 3 डिग्री 4 डिग्री भी बना सकते हैं सर यहीं पे। ऐसा भी कर सकता हूं, ठीक। इसकी जगह इस वाले पे भी तो हो सकता था, C हो गया। और ये, और ऐसा, बोलो हाँ, ठीक। और अब और कोई फिंगर हो सकती है क्या? नहीं। तो चलो अब एक काम करता हूं, सर पोजीशन चेंज कर देंगे सर उसकी। ये देखो टोटल 6 है। अब इस तरफ एक कार्बन बढ़ा लिया मैंने, ठीक। फिर यस सर एक वहां पे टर्शरी कर देंगे। यस आइसो हो जाएगा। हो गया। सर उसके बाद आइसो कार्बन। फिर एक यहाँ पे, हाँ यस यस सर। सो मत जाना, सिलेबस है इसलिए पढ़ा रहा हूं भैया, ठीक। अब हो गए। अब क्या कर सकते हैं, एक कार्बन और इस तरफ बढ़ा सकते हैं क्या? यस सर। यस बढ़ा दे। ऐसे अब करते जाओ, बना लो, ठीक। फिर इसकी यहां ब्रांच लगा दो, है ना, ठीक। फिर एक कार्बन और यहां पे बढ़ा लो। तो अभी कहीं से आवाज आई थी 4 बने, कहीं से आवाज आई थी 6 बने। मुझे तो काउंटिंग ही नहीं बन रही। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो यही बन गए मेरे पास, है। Yes, sir. और बनाते चले जाओ जितनी पॉसिबिलिटी है। तो ऐसे काउंटिंग कर पाना पॉसिबल नहीं है। अभी आपके दिमाग पे डिपेंड करेगा कि आप कितने और बना सकते हैं, ठीक है ना। ये देखो एक और बन गया मेरे से, है, यस ठीक। फिर एक कार्बन और इस तरफ बढ़ा लूं मैं, एक कार्बन और इस तरफ बढ़ा लूं,
तो ये देखो एक और बन गया। सर नेक्स्ट में आइसो करते ठीक। सर एक डाउट था वीओ भी कर सर सकते हैं। अरे आप बनाते रहो जो बनाने हो। है तो सारे एस्टर ना, और सब में चेक कर लो एल्काइल ग्रुप अलग अलग है या नहीं है, एक में भी किसी में रिपीटेशन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। ठीक, सभी में एल्काइल ग्रुप अलग अलग है, कहीं भी कोई रिपीटेशन नहीं हो रहा है। ये सब इसके एस्टर के क्या है, मेटामर्स हैं। अगली बात समझ में, ठीक। तो मेटामेरिज्म समझ में आया, कैसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए तो खत्म करें इस पोर्शन को, आगे बढ़ते हैं। डाली हेडिंग, और सबसे इंपॉर्टेंट आइसोमेरिज्म 12th क्लास के हिसाब से, कुछ स्कूल में हो सकता है टीचर 11th में भी दे दें। Yes, sir. टाटोमेरिज्म, डाली हेडिंग टाटोमेरिज्म। जी, अब टाटोमेरिज्म क्या है, एक काम करते हैं, पहले कुछ लैंग्वेज में आपको इसकी लिखवाता हूं और फिर इसको डिस्कस करते हैं बोर्ड पे, है ना। एकदम से बताऊंगा तो मजा नहीं आएगा। लिखे हेडिंग डाली हुई टाटोमेरिज्म, लिखे इट इज आल्सो नोन एज क्रिप्टोमेरिज्म। It is also known as cryptomerism और एलिलोट्रोपिज्म। It is also known as cryptomerism और एलिलोट्रोपिज्म और मीटोट्रॉपी और डेस्मोट्रोपिज्म। और कीटोइनॉल आइसोमेरिज्म इसको डैश लगा के लिखते हैं, कॉमा लगाते चलो, और क्या। कीटोइनॉल आइसोमेरिज्म कीटोइनॉल को जी, कीटोइनॉल दोनों के बीच में डैश आता है। कीटोइनॉल आइसोमेरिज्म और डायनामिक आइसोमेरिज्म। ठीक है, बस इतने से नाम होते हैं, इसके ज्यादा नहीं है। एरो बना के लिखे, Yes. एरो इट इज स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। It is a special type of functional group isomerism which originate due to migration of हाइड्रोजन एटम between two polyvalent atoms, migration of hydrogen atoms between two polyvalent atoms। ठीक है, एरो का साइन बना के लिखे, बोथ आइसोमर्स आर इन डायनामिक इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर। बोथ आइसोमर्स आर इन
dynamic equilibrium with each other, ठीक, and are called tautomers, ओके। चलिए Yes, sir. अब जरा बोर्ड पे बने रहना, सिर्फ सुनते जाना, आप लोगों को कुछ करना नहीं है, ठीक। अच्छे से सुन लेंगे, समझ लेंगे, क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, ठीक है। Yes, sir. क्या बोलता है, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन बताता हूं आपको। 12th क्लास में बहुत मूवमेंट होती है इस क्वेश्चन की, हालांकि ये 11th के हाइड्रोकार्बन यूनिट का क्वेश्चन है। 11th में एक यूनिट है आपकी, टर्म 2 में हाइड्रोकार्बन, टर्म 1 में जीओसी तक जाएंगे, टर्म 2 में हाइड्रोकार्बन यूनिट आएगी, वहां का एक क्वेश्चन, और 12th में भयंकर पूछता है। कॉम्पिटिटिव में लगभग हर 1-2 साल में अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता रहता है। इनको क्वेश्चन देते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये इथाइन है, इसका मैंने कॉमन नेम एसिटिलीन भी आप लोगों को बताया हुआ है, ये एसिटिलीन या इथाइन है, ठीक। Yes, sir. इसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं 1% HgSO4 एंड 40% H2SO4 की प्रेजेंस में। क्या कहा मैंने? 1% HgSO4 एंड 40% H2SO4 की प्रेजेंस में इसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं। व्हाट इज हाइड्रोलाइसिस? हाइड्रोलाइसिस मींस रिएक्शन विथ वाटर। तो मैं इसकी वाटर से रिएक्शन करवाऊंगा, और इन रिएक्शंस में, ऑर्गेनिक रिएक्शंस में वाटर को हमेशा HOH लिखता हूं। ऑर्गेनिक रिएक्शंस में वाटर को हमेशा कैसा लिखता हूं? HOH। एक पे H पॉजिटिव है और OH नेगेटिव है, ऐसा, क्लियर। अब मैं आप लोगों को सिखाऊंगा हाइड्रोकार्बन यूनिट, जब हम लोग पढ़ेंगे, खैर वो तो बहुत दूर है, बस 1-2 क्लास बाद जब आइसोमेरिज्म खत्म हो जाएगा और रिएक्शन मैकेनिज्म हम लोग चालू करेंगे, उस समय बताऊंगा कि एल्कीन और एल्काइन की कैरेक्टरिस्टिक होती है एडिशन रिएक्शन। स्टेटमेंट रिपीट करो मनी मन में सब लोग। एल्कीन और एल्काइन की कैरेक्टरिस्टिक होती है एडिशन रिएक्शन। एडिशन का मतलब क्या होता है? एडिशन का मतलब होता है जो भी चीज इनसे रिएक्ट कर रही है पूरी की पूरी आके इनके ऊपर जुड़ जाती है। तो जुड़ने से क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू डबल बॉन्ड एंड फाइनली डबल कन्वर्ट इनटू सिंगल, ऐसा होता रहता है उनके अंदर एल्कीन और एल्काइन में। तो जब आप इसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, मतलब वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो वाटर का H आके यहां जुड़ जाता है और OH आकर के यहां जुड़ जाएगा। नेचुरल बात है, जब आके जुड़ेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, और H आके यहां जुड़ेगा तो ये बन जाएगा CH2, और ये क्या बचेगा? CHOH। OH. ठीक है। यदि हम थे पिछली क्लास में तो हम तुरंत पहचान गए, यदि नहीं भी थे तो हमें समझ में आना चाहिए कि डबल बॉन्ड मतलब ईन है और OH मतलब ऑल है, तो ये कौन है? इनॉल है। Ethanol. कौन है ये? इनॉल है इनॉल। ठीक है। अब जैसे ही इनॉल बनता है तो यहां ये जो इनॉल फॉर्म है ये बहुत ही कम स्टेबल फॉर्म होता है, और जो भी चीज कम स्टेबल होती है ऑर्गेनिक में या कहीं भी, वो हमेशा अपने मोर स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये इनॉल क्या है? बहुत कम स्टेबल होता है। तो इसमें जो OH ग्रुप का H है, ध्यान से सुनिएगा, जो OH ग्रुप का H है, ये H यहां से जंप मारता है और H जंप मार करके नियरेस्ट CH2 पे पहुंच जाता है। कौन? H जंप मार करके नियरेस्ट क्या हो जाता है? CH2 पर पहुंच जाता है। कौन सा वाला H जंप मारेगा? OH ग्रुप का। तो ये H यहां से जंप मार के यहां गया, तो सोचो ये क्या बन गया? ये बन गया यहां पर CH3, ये बन जाएगा CH3। ठीक, तो यहां क्या बचेगा? यहां बचेगा CH, और नीचे कौन लटकेगा? अकेला O, लटका अकेला O। ठीक है ना। अब क्या हो रहा है? कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं है, ऑक्सीजन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं है, तो वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए आप अपने तरफ से क्या कर देंगे? यहाँ पे एक डबल बॉन्ड लगा देंगे। लगा दिया। वैसे तो ये एल्डिहाइड है, वैसे तो ये एल्डिहाइड है, लेकिन इसके अंदर भी जो फंक्शनल ग्रुप वो C डबल बॉन्ड O ही है।
एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में फंक्शनल ग्रुप सी डबल बॉन्ड ओ ही होता है और उसे कीटो ग्रुप कहा जाता है। कौन सा ग्रुप कहा जाता है? कीटो। तो ये जो बना था यहां पे, ये जो बना था इसमें डबल बॉन्ड है मतलब इन है और OH है मतलब ऑल है, मतलब ये इनॉल है। और ये जो बना है इसमें सी डबल बॉन्ड O है मतलब कौन है? ये कीटो है। कौन है ये? कीटो। तो इसमें एक फॉर्म बना है इनॉल और एक फॉर्म बना है कीटो। ठीक, इसलिए इस आइसोमेरिज्म का मैंने एक और नाम लिखवाया, वो क्या है? कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म। थोड़ी थोड़ी बात समझ में आई? ये क्यों बना? ये बना चेंज इन पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन बिटवीन टू एटम। हाइड्रोजन यहां से कूदा और यहां से कूद करके यहां पे चला गया, इसके कारण ये आइसोमेरिज्म ओरिजिनेट हुई है। आई थोड़ी थोड़ी बात समझ में? एक और बताऊंगा तो शायद और अच्छे से समझ में आएगी, बोर्ड पे रहना। मेरे पास एक और एल्काइन है थोड़ा सा बड़ा, इसका नाम है प्रोपाइन। क्या नाम है इसका? प्रोपाइन। ठीक, प्रोपाइन का मैंने हाइड्रोलाइसिस करवाया है। Yes, sir. डबल बॉन्ड CH3CH2 ठीक, 1% HgSO4 और 40% H2SO4 की प्रेजेंस में। ओके, yes अब ये प्लस माइनस में टूटा। एक रूल हम लोग सीखेंगे 3-4 क्लास बाद, उस रूल का नाम होगा मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ अंकल क्या कहते हैं? मार्कोनिकॉफ अंकल बोलते हैं नेगेटिव पार्ट अटैच विथ दैट डबल और ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। फिर से सुन लीजिए, नेगेटिव पार्ट अटैच विथ दैट डबल बॉन्डेड और ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, तो ये नेगेटिव वहां जाता है जहां हाइड्रोजन कम है, तो OH यहां चला जाएगा। जब OH यहां चला गया तो नेचुरली H यहां पे जाएगा, है ना? CH3 पे कुछ नहीं जा सकता क्योंकि उसकी वैलेंसी ऑलरेडी कंप्लीट है, वो सैचुरेटेड है। इसलिए पहले दिन जब मैंने पढ़ाया था तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दो टर्म यूज की थी, है ना? तो एडिशन जो होंगे वो अनसैचुरेटेड पे होंगे। तो OH यहां जाएगा, H यहां जाएगा। जब OH यहां जाएगा तो ये बनेगा CH3COH और ये डबल बॉन्ड CH2। yes sir Yes. जैसे ही आपने इसको देखा, आपने कहा यार ये तो डबल बॉन्ड है, यानी इन है और OH है मतलब कौन है? ऑल है। तो ये कौन है? इनॉल है। और इनॉल तुरंत अपने मोर स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट होता है कीटो और यहां पे इसका मोर स्टेबल फॉर्म होता है कीटो। तो उसके लिए मैंने क्या बोला था, सुनना ध्यान से। जो OH ग्रुप है, OH ग्रुप का H जंप मार करके नियरेस्ट CH2 पे चला जाता है। यस OH ग्रुप का H जंप मार के नियरेस्ट CH2 पे चला जाता है। आगे उल्टा भी हो सकता है कि CH2 का H जंप मार करके OH O पे आ जाए, ऐसा भी होगा अभी आगे कुछ एग्जांपल्स में, है? ठीक, तो ये H जंप मार करके यहां पे आ गया, ये H जंप मार करके जब यहां आ गया तो यहां सिर्फ एक अकेला O बचा और CH2 में आके H जुड़ गया तो ये काय में कन्वर्ट हो गया? CH3 में। CH2 में आके H जुड़ गया तो काय में कन्वर्ट हो गया? CH3 में। अगली बात समझ में? वैलेंसी कंप्लीट नहीं है, नेचुरली इतनी अकल आप लोगों में है, आप डबल बॉन्ड लगा देंगे और जैसे ही डबल बॉन्ड लगाएंगे तो आपको C डबल बॉन्ड O नजर आएगा, मतलब ये क्या बन गया? कीटो। ठीक, तो ये इनॉल था, वो क्या बन गया वहां पर? कीटो। दैट्स व्हाई इट इज कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म तो क्यों और कैसे ओरिजिनेट हुई? अब मुझे लग रहा है लगभग सबको समझ में आ गया है कि हाइड्रोजन दो पॉलीवैलेंट एटम के बीच में अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, उसके कारण ये आइसोमेरिज्म क्या हो रही है? ओरिजिनेट हो रही है। आई कुछ बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर? ठीक है ना? अब क्या होना है जरा ध्यान से सुनिए। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म और टाटोमेरिज्म में डिफरेंस क्या है? भाई इसमें भी फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है, और जब हम फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म हम पढ़ रहे थे तो हमने जनरल फार्मूला वहां पर लिखा था CnH2nO, और CnH2nO के जो 5 आइसोमर बनाए थे उसमें एक एल्डिहाइड था, एक कीटोन था, एक इनॉल था। ठीक, तो अब फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म और टाटोमेरिज्म में डिफरेंस क्या आ रहा है? बहुत ध्यान से सुन लेना।
कभी भी दो फंक्शनल आइसोमर एक दूसरे के साथ डायनामिक इक्विलिब्रियम में नहीं होते हैं, है ना, इंटर कन्वर्टिबल नहीं होते हैं तुरंत कि एल्कोहल बना, एल्कोहल तुरंत ईथर में बदल रहा है और ईथर वापस एल्कोहल में बदल रहा है, ऐसा नहीं होगा। Yes. एल्डिहाइड बना, एल्डिहाइड कीटोन में बदल रहा है और कीटोन तुरंत एल्डिहाइड में बदल रहा है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन टाटोमेरिज्म की एक खासियत है कि जो दो आइसोमर बनते हैं, ये दोनों आइसोमर हैं और ये आइसोमर एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में रह सकते हैं। इज इट क्लियर? इंटर कन्वर्टिबल हैं और एक दूसरे के साथ काय में रह सकते हैं, इक्विलिब्रियम में रह सकते हैं। Yes, sir. क्लियर है बात? तो ये है भैया यहां पे टाटोमेरिज्म या कीटो एनॉल आइसोमेरिज्म का बेसिक। ठीक है? Yes, sir. अब ये इसकी कुछ कंडीशंस मैं आपको लिखवाऊंगा। क्या क्या कंडीशंस लिखवाऊंगा? पहली कंडीशन तो ये रहेगी कि उन मॉलिक्यूल्स में मिलते हैं जिनमें जरूर से एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप होता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप से मतलब क्या है? ये उन सभी मॉलिक्यूल के अंदर मिलेगी जिनमें C डबल बॉन्ड O ग्रुप हो, या जिनमें C ट्रिपल बॉन्ड N ग्रुप हो, या जिनके अंदर NO2 ग्रुप हो। समझ रहे हैं बात को? ठीक, उन सभी मॉलिक्यूल के अंदर ये मिलता है जिनके अंदर ये वाले ग्रुप्स होते हैं। तो आप देख करके पहचान सकते हैं। आपसे बोलेगा कि कुछ किसके अंदर मिल सकता है, तो आप ऐसे पहचान जाएंगे। दूसरी बात, जो अल्फा कार्बन है, ध्यान से सुनना टर्म, अल्फा कार्बन पे मिनिमम 1 हाइड्रोजन होना ही चाहिए। मतलब एक अल्फा हाइड्रोजन जिन मॉलिक्यूल में होगा उन्हीं के अंदर ये आइसोमेरिज्म मिलेगी। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्फा कार्बन एंड अल्फा हाइड्रोजन? चलिए इस टर्म को हम आज ही सीखते हैं। हमारे पास कार्बन की कोई भी एक चेन है, सुनते चलिए, कोई भी एक चेन है हमारे पास, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है और इसमें किसी भी एक पोजीशन पर फंक्शनल ग्रुप लगा है। कोई पूछ रहे थे लास्ट क्लास में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ Fg, है ना? तो अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मैं कहीं भी Fg यदि लिखूंगा तो उसका मतलब है फंक्शनल ग्रुप। ओके, तो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ, सुना ध्यान से, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ पहला कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है। फंक्शनल ग्रुप का कार्बन नहीं, फंक्शनल ग्रुप का कार्बन नहीं तो आप COS, CHO, CO इनके कार्बन को इंक्लूड करने लगो, नहीं। फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ जो चेन बन रही है उस चेन का पहला कार्बन कहलाता है अल्फा, दूसरा कहलाता है बीटा, फिर गामा, फिर डेल्टा, फिर लैम्डा, ऐसा होता चला जाता है। ये बात याद रहेगी, अभी लिख भी लेंगे हम लोग। तो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ पहला कार्बन अल्फा कार्बन होता है और उससे जुड़े हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। दूसरा कार्बन बीटा कार्बन है, उससे जुड़े हुए हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन होते हैं। ठीक, तो दूसरी शर्त क्या होती है? दूसरी शर्त ये होती है कि कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। Yes, sir. यदि एक अल्फा हाइड्रोजन है तो ही आइसोमेरिज्म ओरिजिनेट हो पाएगी, नहीं तो नहीं हो पाएगी। क्लियर? तीसरी शर्त एक और ध्यान रखना है कि जो दोनों आइसोमर बने उन दोनों आइसोमर में टोटल पाई बॉन्ड या टोटल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा सेम रहने चाहिए। क्या बोला मैंने? टोटल पाई बॉन्ड या टोटल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा कैसे रहने चाहिए? सेम रहने चाहिए, नहीं तो कुछ तो भी बनाने लगे हम लोग, है ना? जैसे यहां पे बात करते, ये देखो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड मतलब क्या हो गया? 1 पाई बॉन्ड यानी 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो यहां पे भी तो डबल बॉन्ड है यानी 2 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक, इसमें यहां डबल बॉन्ड है 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो यहां भी डबल बॉन्ड है यानी 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये कुछ छोटी छोटी सी शर्तें हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए। क्लियर? सर 1 पाई इलेक्ट्रॉन होगा ना सर? जी सर डबल बॉन्ड में सर 1 पाई इलेक्ट्रॉन और सर 1 पाई बॉन्ड, यस 2 पाई इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन क्या होता है सर, एक बार और बता दी। अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। यहां देखो, चलो इधर देखो, ये C डबल बॉन्ड O है, ये एक फंक्शनल ग्रुप है। अब फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ पहला कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है। बोलो पहला कार्बन कौन है, ये या वो? सर दोनों ही है। दोनों ही है।
तो ये भी अल्फा कार्बन है और ये भी अल्फा कार्बन है। ठीक, तो अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन क्या कहलाते हैं? अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। तो यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन था। हाँ, तो क्या हो गया, दिक्कत क्या है उसमें? मैंने तो मिनिमम 1 बोला ना, कम से कम 1 होना चाहिए, मैक्सिमम की तो कोई बात ही नहीं हुई ना। ठीक, कम से कम 1 होना चाहिए। आ रही है कुछ बातें समझ में? तो टार्टोमेरिज्म समझ में आया होता क्या है ना? कुछ नहीं, हाइड्रोजन अपनी पोजीशन को चेंज करता है, उसके कारण नए नए स्ट्रक्चर ओरिजिनेट होते हैं, उसे टार्टोमेरिज्म कहा जाता है। ठीक, ये सबसे कॉमन कीटोन कंपाउंड्स में होती है, और कीटो कंपाउंड्स में जब हाइड्रोजन का मूवमेंट होता है तो एक अगला मॉलिक्यूल इनॉल बनता है, इसलिए इसको कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म कहते हैं। ठीक, कुछ कंपाउंड में कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है, जैसे इन दोनों फॉर्म की बात करूंगा। इसमें कीटो फॉर्म 99.7% होता है, 99 पॉइंट और ज्यादा ही होता है, बल्कि ऑलमोस्ट 99.9% होता है एल्डिहाइड में। CH3CHO में कीटो फॉर्म 99.9% होता है और इनॉल फॉर्म मात्र 0.1% होता है। इसकी बात करेंगे तो इसमें कीटो फॉर्म 99.7% होता है, इनॉल फॉर्म केवल 0.03% होता है। तो मैक्सिमम टाइम्स कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल है, इनॉल फॉर्म कम स्टेबल है। अब फिर मैं आपको कुछ शर्तें लिखवाऊंगा कि कुछ ऐसा है जिसमें इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल है, कीटो कम स्टेबल है, तो वो एकदम अपर लेवल की चीजें हो जाएंगी। ठीक, आपको जो 12th लेवल तक जाना है और सिर्फ 11th लेवल तक जाना है, वो आपको सिर्फ ये था कि आपके दिमाग में घुस जाए कि आइसोमेरिज्म टार्टोमेरिज्म है क्या, और मैं उम्मीद कर रहा हूं सबके दिमाग में घुस गया। ठीक है ना? तो चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़िए जरा। हाँ, आप डाउट पूछिए, बाकी लोग एक काम करिए, ये 2 रिएक्शंस पहले नोट कीजिए, फिर मैं इसके आगे लिखता हूँ। हाँ बोलो। कीटो फंक्शनल ग्रुप है क्या सर? हाँ, तो सर अपन ने जैसे ऊपर इथेनॉल था तो उसको सर अपन ने कीटो कह दिया, उसकी फैमिली सुनो, कीटो एक्चुअली इसकी फैमिली कहलाती है कार्बोनिल फैमिली। क्या कहलाती है? कार्बोनिल। तो C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल कंपाउंड कहलाते हैं, और कार्बोनिल कंपाउंड के 2 मेंबर होते हैं, एक एल्डिहाइड और एक कीटोन, है ना? तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों एक ही परिवार के हैं, और उनका परिवार कौन है? कार्बोनिल परिवार है, समझ गए? तो C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल फैमिली है। ठीक है? डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? डायनामिक इक्विलिब्रियम हमेशा डायनामिक होते हैं, और इक्विलिब्रियम का मतलब होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होना और सेम रेट, है ना? फॉरवर्ड और बैकवर्ड की रेट सेम रहे। कोई सिंगल कंपाउंड मल्टीपल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है क्या? एक डाउट आया है, कोई सिंगल कंपाउंड मल्टीपल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है क्या? और आंसर है यस, क्यों नहीं कर सकता, है ना? पोजीशन शो कर सकता है, चेन शो कर सकता है, फंक्शन ग्रुप शो कर सकता है, टार्टोमेरिज्म शो कर सकता है, सब कर सकता है। मेटामेरिज्म। सर एक डाउट था, बोलिए। यस सर। सो जैसे सर जो ए पॉइंट है सर, इसमें ये C डबल बॉन्ड होना चाहिए, C ट्रिपल बॉन्ड N होना चाहिए, पर सर जो अपने कंपाउंड है सर ये इथाइन और लेकिन सर इसमें तो है नहीं सर, ये रिएक्शन तो यहां से चालू हुई, टार्टोमेरिज्म यहां थोड़ी ना है भाई, टार्टोमेरिज्म तो वहां हुई ना। यस सर, हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन। सर ये जो C डबल बॉन्ड O है सर, ये तो अपना जो इनॉल है सर उसमें नहीं है सर, लेकिन कहाँ का C डबल बॉन्ड O? अरे सर ये जो है ना ए पॉइंट है सर वो। हाँ नहीं सर ए पॉइंट सर वो 1 पॉइंट है। हाँ, ये यस सर, यस सर। अरे ये ऐसे मॉलिक्यूल, ऐसे फंक्शन ग्रुप जिनमें भी होंगे उनके अंदर ये आइसोमेरिज्म होगी, है ना? साइनाइड में भी होती है, नाइट्रो कंपाउंड में भी होती है। ठीक, लेकिन सबसे कॉमन वो इसमें है ना? जी बिल्कुल भाई साहब, साइक्लोएल्केनॉल में भी होगी ये आइसोमेरिज्म। ठीक है, साइक्लोएल्केनॉल के अंदर भी होगी, है ना? कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा उसके भी मैं आपको। सर ये भी तो लिखना है। आपने जो इसके अलग अलग नेम्स बताए थे, आप उसका मीनिंग बता सकते हैं सर? नहीं बता सकते, नहीं बता सकते। ठीक है, बस ये 2 लिखनी है भैया, फर्स्ट और सेकंड, ये कुछ नहीं लिखना, ये मैं अलग से लिखवा रहा हूं। एक्चुअली क्या है, टार्टोमेरिज्म है, क्रिप्टोमेरिज्म है, बहुत सारा लंबा लंबा डिटेल है ना? यस सर। यस सर। सर मतलब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। यस सर। जाने दो ना, क्या करोगे इंट्रोडक्शन का।
सर एक डाउट था। क्या है? अब जैसे डेस्मोट्रोपिज्म है, ठीक, तो अब उसका ढूंढोगे शास्त्रों में तो आपको मिलेगा कि डेस्मोस यानी बॉन्ड होता है और ट्रोपस यानी क्या होता है? टर्न होता है। तो बॉन्ड का टर्न हो जाना, बॉन्ड का घूम जाना, ठीक, तो ऐसे मीनिंग होते हैं। मीनिंग से आप पेड़ गिरने से क्या मतलब? आप आम खाओ ना। Yes, जी sir. जल्दी बोले, क्या डाउट है? सर यस सर। सर जैसे आपने देखा कि सर जो ये इथाइन कंपाउंड है सर वो टाटोमेरिज्म शो कर रहा है, यानी सर उसके दो है। इथाइन कंपाउंड नहीं कर रहा मेरे भाई, ये रिएक्शन मैंने यहां से ये कर रहा है, टाटोमेरिज्म ये दोनों शो कर रहा है। इधर मत देखो, ये तो मैंने बताया कि ये बना कैसे है। यस सर। नहीं तो तो सर आप उसमें भी जो सर जो अपना इनॉल है सर उसमें भी सी इन तीनों में से तो कुछ है ही नहीं सर, लेकिन किन तीनों में इन से? तीनों में से जो ए पॉइंट में लिखे हैं सर। तो इसीलिए तो ये उसमें कन्वर्ट हो गया, इसलिए तो उसका ज्यादा स्टेबल फॉर्म वो है, समझ गए? यस सर। इसलिए तो वो 99.9% है। यस ठीक सर। है, चलो भाई लिखें, यस डालो हेडिंग, स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट्स फॉर टाटोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट्स फॉर टाटोमेरिज्म। लिखे, a compound can show tautomerism only when a compound can show tautomerism only when it fulfill following two conditions. It fulfill following two conditions. First, पहली कंडीशन लिखे, compound should have electron withdrawing group, withdraw करने वाला, should have electron withdrawing group such as CO, CN, NO2, etc. CO, CN, NO2 इत्यादि इत्यादि। सर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग क्यों बोल रहे हैं सर? बताएंगे अभी, अगली क्लास 2-3 क्लास बाद जब मीजोमेरिक इफेक्ट पढ़ाएंगे तब बताएंगे, है ना? मीजोमेरिक इफेक्ट में सेकंड पॉइंट लिखिए, सर रिपीट कर दीजिए एक बार। compound should have one electron withdrawing group such as CO, CN, NO2. Second, compound should have at least one alpha hydrogen, at least one alpha hydrogen। ठीक है जी, should have at least one alpha hydrogen। तो ये ऐसा बना लीजिए तो आपको समझ में आए कि अल्फा कार्बन, ठीक, और अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन क्या होते हैं? अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, है ना? एग्जाम्पल बना के बताने की जरूरत तो नहीं है मुझे, क्यों है? नो सर। सर एक डाउट था। क्या डाउट है भाई? सर ऐसे तो सर जो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा सर वो भी कीटो फैमिली या फिर कार्बोनिल जी। फैमिली को बिलोंग करेगा सर? बिल्कुल कर रहे हैं, बताएंगे अभी उसमें भी, है ना? उसका नाम क्या है? उसका नाम है कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक नाम क्यों पड़ा हुआ है? सोचा कभी? कार्बोनिल फैमिली को बिलोंग कर रहे हैं। उसमें कार्बोनिल है और हाइड्रोक्सी है, OH है और CO है, इसलिए उसका नाम कार्बोक्सी है। यस सर। समझे? तो दो चीजों से मिलके बना हुआ है। ये नोट कर लीजिए, ये अल्फा है, ये अल्फा है ना? यहाँ अल्फा आर जो भी आएगा नेचुरल वो कार्बन तो रहेगी, तो अल्फा कार्बन रहेगा। यदि हाइड्रोजन है तो ठीक है ना?
यस सर। अच्छा ये बताओ, ये शो करेगा क्या टाटोमेरिज्म, जल्दी बताइए, नो यस और नो? सर वो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है सर। हाइड्रोजन नहीं है। ये है अल्फा कार्बन, ये पूरा एक सर। फंक्शनल ग्रुप है, यस सर COOH। ठीक, ये एक पूरा फंक्शनल ग्रुप है। तो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा पहला कार्बन कौन है? अल्फा। क्या अल्फा पे हाइड्रोजन है? नहीं, नो सर, तब वो सर, 4 ठीक डिग्री है ना? तो लिख दीजिए यहाँ कैन नॉट शो। सो यस सर। तो ये छोटी छोटी सी बातें क्लियर होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव एक्चुअली इसी से तो बनते हैं। तो आपसे पूछेगा कौन शो करेगा कौन नहीं करेगा, ठीक। तो दूसरी शर्त कई बार कई लोग बारीकी से नहीं देख पाते हैं, तो बारीकी से यही देखना है कि आपको CO ग्रुप दिख जाए, NO2 ग्रुप दिख जाए, CN ग्रुप दिख जाए, तो समझ जाना टाटोमेरिज्म शो करेगा। लेकिन दूसरी कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए, क्या? कि अल्फा कार्बन पे कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है। होना चाहिए। चलिए स्पेशल पॉइंट लिखिए जरा, यस स्पेशल पॉइंट लिखिए। फर्स्ट, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड and lone pair of electron, and lone pair of electron are always same, are always same in, are always same in both tautomers, are always same in both tautomers. Next, tautomerism is a chemical phenomena. Tautomerism is a chemical phenomena and takes place only in liquid state, Next, tautomerism catalyzed by acid or base, tautomerism catalyzed by acid or base. Next, compounds having quinonoid, लिखा है स्पेलिंग सामने, कंपाउंड्स हैविंग क्विनोनॉइड स्ट्रक्चर्स नॉट शो tautomerism, not show tautomerism. ठीक है, यस सर। चलिए ये बना लीजिए दोनों स्ट्रक्चर। हाँ जी, यस सर। ये दोनों बना लीजिए, इसको क्विनोनॉइड स्ट्रक्चर कहते हैं। तो ये कंपाउंड टाटोमेरिज्म शो नहीं करते हैं। सर मतलब दो डबल बॉन्डेड फंक्शनल ग्रुप नहीं होने चाहिए क्या सर? मतलब ये बहुत सारे अलग अलग रीजन रहते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होते हैं, कहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है तो ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं, कहीं इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, बहुत सारी चीजें रहती हैं, धीरे धीरे सीखो। सर यहाँ पे आपने सर नाइट्रोजन से एक ही बॉन्ड बनाया है। डबल बॉन्ड है ये।
Yes, sir. But Yes, sir. चलिए डालिए हेडिंग। आइडेंटिफाई तो सर कर ही नहीं पाएंगे सर, अगर एक कोई क्वीन नॉट आ गया तो सर अब पूछा कि सर टाटोमेरिज्म शो करेगा नहीं तो सर। सीखोगे ना, क्यों नहीं कर पाओगे? Yes, sir. सीखोगे धीरे धीरे। Yes, sir. डालो हेडिंग, टाइप्स ऑफ टाटोमेरिज्म। टाइप्स ऑफ टाटोमेरिज्म। चलिए बोर्ड पे रहिए, ध्यान से सुनिए। क्या होता है? एक होता है डायड सिस्टम और एक होता है ट्रायड सिस्टम। डायड सिस्टम में क्या होता है, जब हाइड्रोजन दो पॉलीवैलेंट एटम के बीच में जंप करता है ना, तो उसको डायड सिस्टम कहते हैं। जैसे आपके पास है हाइड्रोजन साइनाइड HCN, ठीक, हाइड्रोजन साइनाइड है आपके पास HCN। तो अभी H किससे जुड़ा हुआ है? तो अभी H जुड़ा हुआ है कार्बन से, है ना। अब इसका एक आइसोमर बन गया, क्या? ये देखो HNC, आइसोसाइनाइड, है ना। Isocyanide। यहां H किससे जुड़ा हुआ है? N से। तो हाइड्रोजन की जो पोजीशन चेंज हुई है वो कितने एटम के बीच में हुई है? सिर्फ दो एटम के बीच में। हाइड्रोजन की जो पोजीशन चेंज हुई है वो सिर्फ दो एटम के बीच में हुई है, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? डायड सिस्टम कहा जाता है। टाइप सिस्टम। ठीक है। ये कभी कभी ऐसे कंपाउंड्स भी इसके एग्जाम्पल में इंक्लूड हो जाते हैं, है ना, क्योंकि केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शन है, तो ये भी ठीक इस कंपाउंड इसमें भी हो जाते हैं, इंक्लूड हो जाते हैं, ध्यान रखना। एक और एक्सेप्शन यहां होता है, ध्यान रखिएगा, पूरे लिख देता हूं। एक्सेप्शन ये आपको ऑब्जेक्टिव में कहीं पे मिल सकता है, हो सकता है मैं शीट दूं उसके अंदर मिल जाए। क्या? AgNO2, ठीक, और AgANO, AgONO, ये इट इज आल्सो एग्जाम्पल ऑफ टाटोमेरिज्म। यहां हाइड्रोजन नहीं है लेकिन फिर भी इसे टाटोमेरिज्म का एग्जाम्पल माना जाता है, याद रखिएगा, ठीक। तो AgNO2 और AgONO, है ना, ये नाइट्रो ग्रुप है और ये नाइट्राइट ग्रुप है, ये भी टाटोमेरिज्म का एक एग्जाम्पल है, एक्सेप्शन केस है, ठीक। सेकंड आता है ट्राइड सिस्टम। ट्राइड सिस्टम में क्या होता है? हाइड्रोजन तीन एटम के बीच में जंप मारता है। कैसे? Yes, sir. आपने अभी देखा होगा बोर्ड पे मैंने जो डिजाइन बनाई थी कुछ लंबी खींच के बनाई थी, अब ऐसी क्यों है अभी आपको समझ में आएगा, बोर्ड पे रहना। ये है, ये ऐसा है, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या होगा कि ये C डबल बॉन्ड O है, ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन है, ये यहां से जंप मारा और ऐसा। इतनी लंबी घुमा के क्यों बनाई? डिजाइन ऐसे भी तो बना सकता था मैं सीधे शॉर्ट में। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये जो हाइड्रोजन है ये तीन एटम के बीच में शिफ्ट हुआ। देखो इस पे जोड़ा था, यानी पहला एटम, दूसरा एटम और तीसरा कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, yes, हाँ है ना, ठीक। यहां से कूदेगा ऐसा है, तो ये पहला एटम, दूसरा कार्बन, दूसरा एटम और ऑक्सीजन, तीन एटम। तो तीन एटम के बीच में जब इसकी पोजीशन चेंज होती है तो इसको क्या कहा जाता है? ट्राइड सिस्टम कहा जाता है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा? CH3COH और यहां क्या बचेगा? CH2। आप एक डबल बॉन्ड लगा देंगे, ठीक। यहां क्या हो जाएगा? CH2COH, यहां आप एक डबल बॉन्ड लगा देंगे। yes, sir. आई या नहीं आई बात समझ में? तो ये डायड सिस्टम हो गया और ये क्या हो गया यहां पर? ट्राइड सिस्टम, ठीक। तो लिखिए टाइप्स ऑफ टाटोमेरिज्म, फर्स्ट हेडिंग वाली है डायड सिस्टम। डायड सिस्टम लिखिए, व्हेन हाइड्रोजन जंप बिटवीन two polyvalent atoms, when hydrogen jump between two polyvalent atoms,
it is known as died system. ठीक, ये एग्जांपल लिख लीजिए डाइड वाले जल्दी से जरा। सर एक सेकंड भी उसमें ही लिखना है। जी, Yes, sir. Done. Yes, sir. हो गया। Yes, sir. एरो का साइन बना के लिखे ट्राइड सिस्टम, या सेकंड नंबर डाल के लिख लीजिए ट्राइड सिस्टम। लिखिए व्हेन हाइड्रोजन जंप बिटवीन 3 polyvalent atoms, when hydrogen jump between 3 polyvalent atoms, it is called triad system. सर पॉलीवैलेंट का क्या meaning? आप बताओ, सोचो। पॉली मतलब मैनी, एक वैलेंसी से टू डाइवैलेंट। पॉली मतलब मैनी और वैलेंट मतलब वैलेंसी। तो जिसकी भी वैलेंसी मोर देन 1 हो, यानी जिससे भी एक से ज्यादा बॉन्ड निकल सकते हो, है ना? यस सर। तो ये कीटो ग्रुप का परसेंटेज है। जी, कीटो फॉर्म का परसेंटेज है, ग्रुप का नहीं, फॉर्म। हो गया। सर लास्ट में 1.2% है। हाँ, अच्छा। यस सर। 98.8 है तो शायद वो 1.2 होगा। Yes, sir. लिखे एरो का साइन बना के लिखे इन एसिटल्डिहाइड एंड एसीटोन। सर ये स्पेशल पॉइंट है। स्पेशल एरो साइन बना के लिखो इन एसिटल्डिहाइड, एसीटोन एंड साइक्लोहेक्सेनोन, तीनों लिख लो। इन एसिटल्डिहाइड, एसीटोन एंड साइक्लोहेक्सेनोन कीटोफॉर्म is most stable. Ketoform is most stable
but सर स्टार्टिंग से रिपीट कर दीजिए. in acetaldehyde, acetone and cyclohexanone, keto form is most stable, but in some compounds, Enol form is most enol form is also stable. Enol form is also stable. ठीक है, एरो का साइन बना के लिखे फॉलोइंग three conditions for stability of enol form. Following three conditions for stability of enol form. चलिए देखिए, एक सिस्टम होता है पढ़ाई का, है ना, और अपना पढ़ाई का सिस्टम बहुत ही बढ़िया, एकदम साइंटिफिक, जो चीज कॉपी में जहां आनी चाहिए एग्जैक्टली उसी पोजीशन पर आई है हर चीजें. तो हमने खूब आईयूपीएससी सीखा, तो ऐसी अब डिजाइन देख देख के हमें डर नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल भी बिल्कुल डर नहीं लगना चाहिए. वो आड़ी पीछे ऊपर नीचे कैसी भी बन जाए, हमने खूब सीखे ऐसे स्ट्रक्चर. ठीक, हम देख के पहचान गए, अरे इसमें क्या रखा है, ये एक एस्टर ग्रुप है यहाँ पर और उसमें एक कीटो ग्रुप लगा हुआ, वो आड़ी तिरछी बना दो, सीधी बना दो, उससे क्या फर्क पड़ता है ना. ठीक है, ये कीटो कीटो दो कीटो है, मतलब डाईओन है ये, है ना. ये साइक्लोहेक्सेनोन है, ठीक, और उसमें हेक्सेनोन में इन लगा हुआ है, तो साइक्लोहेक्स डाईइन ओन, ऐसा कुछ नाम बन जाएगा. ये भी हमने खूब सीखे हैं. अब क्या होता है कि मैक्सिमम टाइम जब आप एसिटाल्डिहाइड को देख रहे हैं, एसीटोन को देख रहे हैं, साइक्लोहेक्सेनोन को देख रहे हैं, तो आप देख रहे हैं उसमें कीटो फॉर्म जो है वो ऑलमोस्ट 99% है और इनॉल फॉर्म बहुत कम है उसके अंदर. ठीक है, लेकिन कुछ कंपाउंड में धीरे धीरे इनॉल फॉर्म इंक्रीज होना चालू होता है. तो इनॉल फॉर्म इंक्रीज होने की पहली कंडीशन क्या होती है, 3 शर्तें मैं लिखवाऊंगा, है ना. और यहां से ये ऊपर लेवल की बातें चालू हो गई हैं भाई. ठीक, ये थोड़े से ऊपर लेवल, थोड़े नहीं है, बहुत ऊपर लेवल की बातें चालू हो गई हैं इस पॉइंट के साथ. तो इनॉल फॉर्म की स्टेबिलिटी का पहला जो रीजन होता है वो होता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. यदि कंपाउंड के अंदर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने लगे तो वो कंपाउंड कैसे हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं, उनमें इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल हो जाता है. इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. दूसरी बात, यदि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उसके बन रहे हैं, मैंने थोड़ा सा रेजोनेंस तो सिखाया है आपको केमिकल बॉन्डिंग में, बाकी अब यहां सिखाऊंगा 4-5 क्लास बाद. तो यदि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं तो इनॉल फॉर्म की स्टेबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाती है, जैसे इस वाले केस में हम देखें. ठीक, इसका जो भी आईयूपीएसी नेम है वो तो आप बना लेंगे, मैंने आपको सिखाया है. अब ये देखो, ये यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप में ये पहला कार्बन जुड़ा है, मतलब ये अल्फा कार्बन है, यहां भी अल्फा है, ठीक है ना. और अल्फा कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन कूद के मान लो यहां चला जाए, गया हाइड्रोजन कूद के वहां पर. ठीक, तो इस पे यदि हाइड्रोजन चला जाए तो ये क्या बन जाएगा, CH3 COH, यहां आ जाएगा CH, फिर CO एंड O C2H5. वैलेंसी आपको गड़बड़ दिख रही है, आप यहां पे क्या कर देंगे, डबल बॉन्ड लगा देंगे. लगा दिया जाएगा ना सर उस साइड से. अब ऐसा स्ट्रक्चर बनाने के पीछे रीजन क्या है, ऐसा स्ट्रक्चर बनाने के पीछे रीजन ये है, ये देखो ऊपर कौन आया, OH, और ये सामने कौन है, O. OH और O पास पास दिख रहे हैं और OH और O पास पास आ रहे हैं, तो नेचुरली यहां कौन सा बॉन्ड बन सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड. एक ही मॉलिक्यूल के अंदर बन रहा है,
ये मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूं, इसको इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड या केकड़े का पंजा कहते हैं, कीलेशन। ठीक, तो इसीलिए इसमें जो ये इनॉल फॉर्म बना है ये नियरली 7% बन जाता है, जबकि यहाँ पे कीटो फॉर्म 93% ही रहता है। Yes, sir. जब हम इस कंपाउंड की बात करते हैं, डाइओन है यहाँ पर, एस्टर की बजाय डाइओन है, तो इसमें क्या हुआ, ये H यहां से एक जंप मारा, H जंप मारा यहां से, तो ये क्या बन गया CH3C OH CH फिर CO और CH3। अभी भी वैलेंसी मुझे गड़बड़ नजर आ रही है। ठीक, तो यहां पर मैं डबल बॉन्ड लगा दूंगा। फिर देखो ध्यान से, यहां पर क्या हो रहा है, यहां भी हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकते हैं, ये बन गए। ठीक, तो ये और ज्यादा स्टेबल हो जाता है ऊपर वाले कंपाउंड के कंपेयर में, ये नियरली 76% बनता है, 76, और ये कीटो फॉर्म केवल कितना बनता है 24। मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें और ज्यादा स्ट्रांग हो गई। ठीक, तो उसका परसेंटेज बढ़ गया। यहां देखिए, इसकी बात करें हम लोग, है ना, इसका आईपीएसी नाम बना लेंगे, साइक्लोहेक्स 2,4 डाइईन 1 ऑन। ठीक, अब इसमें क्या होगा, ये हाइड्रोजन यहां से जंप मारा, यहां गया, ये देखो ये अल्फा कार्बन है, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा पहला कार्बन अल्फा, अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन जंप मार के वहां चला गया, एक हाइड्रोजन जंप मार के जब वहां चला गया तो यहां बन गया OH, ये डबल बॉन्ड पहले से थे, और जब यहां पर एक H कम हो गया तो यहां भी क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। कोई पहचानता है इसको, ये कौन है, जल्दी, क्या नाम बताया था मैंने पिछली क्लास में, फिनॉल, है ना, पोछा लगा रहे थे, फिनाइल, यही है वो। ठीक, तो क्या बन गया, ये फिनॉल बन गया, और फिनॉल एक एरोमेटिक कंपाउंड है। ये एरोमेटिक नहीं है, ये क्यों नहीं है एरोमेटिक, आप जानते हो, ये एरोमेटिक नहीं है, इसमें कॉन्जुगेट नहीं बन पा रहा। तो फिनॉल एक एरोमेटिक कंपाउंड है, कॉन्जुगेशन हो जाएगा। ठीक, और इसमें ढेर सारा रेजोनेंस पॉसिबल है, इसलिए इसका जो इनॉल फॉर्म है, देखो ये इन है और ये ऑल है, फिनॉल एक इनॉल है, ये 100% रहता है, और इसका कीटो फॉर्म 0% रहता है। समझ गए? तो फिनॉल के स्टेबल होने के पीछे रीजन क्या है, इसका एरोमेटिक होना और इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनना। इनके स्टेबल होने के पीछे रीजन क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक, तो फिनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। समझ गए? तो ये पहला पॉइंट हुआ, है ना। इसके बाद अभी 2 पॉइंट और बता दूंगा आज ही, तो आज स्टार्टोमेरिज्म हम खत्म कर देंगे, बने रहना साथ में, बस 5 मिनट की बात है। तो जल्दी से लिखिए जरा, फर्स्ट पॉइंट डाल के लिखिए, कंपाउंड्स इन विच इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, compounds in which intramolecular hydrogen bonds are present, or compounds having resonating structure, compounds having resonating structure, or aromatic compound, are more stable in their enol form, are more stable in their enol form, ठीक है। चलिए ये तीनों एग्जांपल्स नोट कीजिए, और उसके बाद नीचे मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर लिख रहा हूं, इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल फॉर्म। फॉलोइंग 3 कंडीशंस था सर, ये उसका फर्स्ट पॉइंट ये उसकी पहली कंडीशन है। उस पहली कंडीशन में ये 3 एग्जांपल हैं, और ये इनॉल फॉर्म का इंक्रीजिंग ऑर्डर है।
सर जी बोलिए। ये कैसे फिक्स होता है सर कि हाइड्रोजन कहाँ पे से जाएगा सर, जैसे वहाँ पे 3 से होके जाएगा ये देखो यहाँ पे ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा हाइड्रोजन है, ज्यादा स्ट्रेन किस हाइड्रोजन पे है, ज्यादा तनाव किस पे है बताओ। सर ये सेकंड वाले पे। बस सीधी बात है ना। मैंने क्या बोला, आएंगी चीजें धीरे धीरे, सीखते सीखते आएंगी। अभी आपने सीखा ही क्या है बेटा, आपने सिर्फ आईपीएस ही सीखा है। अब आइसोमेरिज्म पे, अभी इफेक्ट पे पहुंचो तो मैकेनिज्म वाले सब सीख जाओगे, मजा आने लगेगा फिर। सर एक डाउट था, बोलते जाओ भैया। सर ये ऐसे क्यों किया, मतलब ये ट्राइएड करके क्यों नहीं किया इसका मतलब है जी, हाइड्रोजन है सर वो ऐसे क्यों किया हाइड्रोजन, ऐसे क्यों ऐसे किया? सर ऐसे घूम के क्यों नहीं किया सर, 3 अरे वो तो ठीक है, एक बार सिखा दिया ना मैंने आपको, बार बार क्या बनाना उसमें। सीख, वो सिखाने के लिए डिजाइन थी भाई, अब सीख गए तो क्या है, हैं? यस सर। डन सर। सर ये भी लिखना है सर, ये लिख लो, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इनॉल फॉर्म। जैसा C6H5 वाले में सबसे ज्यादा मिलेगा क्योंकि उसमें एरोमेटिक नेचर सबसे ज्यादा है। सर कल क्लास होगी क्या? सर लास्ट वाला हो गया? यस यस। सर। यस सर। तो पहला पॉइंट क्या हुआ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग यदि ज्यादा है तो स्टेबिलिटी इनॉल की ज्यादा होगी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो इनॉल की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। सेकंड लिखिए, स्टेरिक हिंड्रेंस STRIC, स्टेरिक हिंड्रेंस सर स्पेलिंग बोल देंगे। STRIC, हिंड्रेंस HINDRANCE। ठीक, लिखे, इफ बल्की ग्रुप्स, बल्की भारी भरकम, इफ बल्की ग्रुप्स प्रेजेंट ऑन अल्फा कार्बन, प्लीज रिपीट। if bulky groups present on alpha carbon, then the stability of enol form will be less. Enol form will be less
ठीक है जी। इसका मतलब समझ लो जरा, स्टेरिक हिंड्रेंस का बस 2-3 मिनट बचे हैं, खत्म आपका ये क्वेश्चन। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब समझो। गाजर ज्यादातर को मालूम होगा, बॉयज को तो लगभग सभी को मालूम होगा कि खेतों में लगती है, ऐसी जमीन में नीचे, उसको ऐसे उखाड़ करके निकाला जाता है ना, ठीक। अब एक गाजर कहीं लगी हुई है, सोच समझ के आंसर देना। एक कोई गया असली वाला किसान, आजकल नकली किसान बहुत दिख रहे हैं टीवी पे, तो कोई असली किसान गया और उसने वहां से गाजर को उखाड़ा, और मान लो 5 लोग इकट्ठे गए और उनने एक गाजर को उखाड़ा। बताओ आसानी से कौन उखाड़ पाएगा, एक व्यक्ति या 5? जल्दी बोलो। एरिया कम है सर उधर। यस सर। ज्यादा आसानी से एक अकेला व्यक्ति उखाड़ पाएगा। यदि 5 लोग मिलके एक साथ उखाड़ने की कोशिश करेंगे तो उनके हाथ में इतू सा पत्ता आएगा, वो एक्चुअल वहां पे फोर्स लगा ही नहीं पाएंगे और उनकी पूरी एनर्जी एक दूसरे को धक्का मारने में खर्च हो जाएगी। बोलो हाँ या ना? ठीक। एक छोटी सी जगह के चारों तरफ जब ऐसे बड़े बड़े ग्रुप इकट्ठे हो जाएंगे, 5 लोग इकट्ठे हो जाएंगे, तो वो एक दूसरे को धक्का नहीं मारने लगेंगे क्या, है ना? तो उनकी जो एक्चुअल एनर्जी लगनी थी गाजर पे, वो एनर्जी कहां डिस्ट्रीब्यूट हो गई? एक दूसरे को धक्का मारने में। ये क्या है? यही है स्टेरिक हिंड्रेंस। यही है स्टेरिक हिंड्रेंस। तो अल्फा कार्बन पे यदि कोई बल्की ग्रुप आ जाए, बल्की ग्रुप मतलब कोई भी बड़े एल्काइल ग्रुप हो, कुछ हो, तो फिर वहां पे इनॉल फॉर्म या हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट कम हो जाता है। जैसे इस एग्जांपल में देखो, यहां अल्फा कार्बन पे सिर्फ हाइड्रोजन है और यहां अल्फा कार्बन पे कौन है? CH3 है? तो बताओ हाइड्रोजन और CH3 में से बल्की कौन है? CH3। भारी भारी बड़ा। तो हाइड्रोजन के कंपेयर में CH3 भारी है ना, ठीक। तो यदि बल्की ग्रुप आ गया अल्फा कार्बन पे, तो इसका इनॉल परसेंटेज कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक। और इसका कैसा रहेगा? ज्यादा। ओके, नोट कर लीजिए जल्दी से। मॉलिक्यूलर मास देखना पड़ेगा क्या मतलब सर? जी। बल्की ग्रुप से मतलब बड़े हैवी ग्रुप हो, भारी, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास जिनके ज्यादा। यस सर। लास्ट थर्ड पॉइंट लिखे और खत्म करिए टाटोमेरिज्म। लास्ट लिखे नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट लिखो। पोलर सॉल्वेंट लाइक, पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर, मेथनॉल, एसिटिक एसिड। पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर, methanol, acetic acid decrease percentage of enol form. सर डिक्रीज है फिर इंक्रीज? डिक्रीज यस सर। परसेंटेज ऑफ इनॉल फॉर्म, बस इतनी सी बात आप याद रख लो। यदि रिएक्शन पोलर सॉल्वेंट में हुई है ना, पानी है, मेथनॉल या एथेनॉल है या एसिटिक एसिड है, ऐसी किसी चीज की प्रेजेंस में यदि रिएक्शन हुई है तो इनॉल का परसेंटेज कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये खुद क्या करने लगेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना चालू कर देंगे। ठीक है भाई, यदि आपने यहां पानी डाल दिया तो पानी आकर के खुद हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने लगेगा और इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना था उसके वो एक्सटेंट को क्या कर देगा या पावर को कम कर देगा। ठीक, तो इसलिए इनॉल फॉर्म भी क्या हो जाएगा? यहाँ पे कम हो जाएगा। खत्म। ये हो गई भाई टाटोमेरिज्म बहुत बढ़िया तरीके से। क्लियर? तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पूरी खत्म हो गई। कल अर्ली मॉर्निंग हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, और शायद कल ही मैं आपको ऑप्टिकल के भी बेसिक सिखा दूं, है ना? तो गायब मत होना। कल स्टीरियो आइसोमेरिज्म चालू करेंगे और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में पहली चीज मैं कल सिखाने जा रहा हूं आपको
ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्लियर है बात?